नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज मैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक पाए जाते हैं: कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक। आर्थिक गतिविधियां जो भी होती हैं, जितनी भी उत्पादन संबंधी क्रियाकलाप होते हैं, वह इन्हीं क्षेत्रकों में संपन्न होते हैं, संपादित किए जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय आय का। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। इसके तहत आज हम लोग इसकी परिभाषा, विशेषताएं और महत्व को विस्तार से विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जानेंगे। इसीलिए आप अंत तक मेरा वीडियो देखते रहिए। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम विचार आया एडम स्मिथ को। इसको विकसित करने का श्रेय जेम्किंस को जाता है। इसका लेखांकन किया था विलियम पेटी ने। इसके जन्मदाता माना जाता है प्रोफेसर साइमन कुजनेटस को। राष्ट्रीय वृद्धि की गणना के लिए राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम प्रयोग किया प्रोफेसर साइमन कुजनेटस ने 1934 में। सामाजिक लेखांकन विधि प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन की देन है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा CSO द्वारा 1956 से प्रति वर्ष किया जाता है। अंत तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। आज का मेरा वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। हम परिभाषा के क्रम में प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर AC पिगू, प्रोफेसर फिशर, प्रोफेसर साइमन कुजनेटस, प्रोफेसर कोलिन क्लार्क, भारत की राष्ट्रीय आय समिति, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट आदि की परिभाषाओं को उनके विभिन्न पहलुओं के साथ, विभिन्न विशेषताओं के साथ विस्तार से हम लोग जानेंगे, समझेंगे। सर्वप्रथम हम लोग प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा को देखते हैं। वे कहते हैं कि किसी देश का श्रम एवं पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियाशील होकर प्रति वर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का एक शुद्ध समूह उत्पन्न करते हैं, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं भी सम्मिलित रहती हैं। यह देश की वास्तविक विशुद्ध वार्षिक आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल किया जाता है। यहाँ वास्तविक शब्द का अर्थ है विशुद्ध उत्पादन। यह कुल उत्पादन में से मूल्य ह्रास को घटाने के बाद हमें प्राप्त होता है। तो मार्शल शुद्ध उत्पादन या वास्तविक उत्पादन की बात करते हैं। इनके परिभाषा की विशेषताएं हैं कि ये राष्ट्रीय आय की गणना एक वर्ष के अंदर सभी क्षेत्रकों में हुए उत्पादन के आधार पर करते हैं। ये इसमें विदेशों से प्राप्त होने वाले शुद्ध आय को भी शामिल करते हैं। ये अपनी गणना कुल उत्पादन के आधार पर नहीं बल्कि शुद्ध उत्पादन के आधार पर करते हैं। और जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह है कि इन्होंने गणना का आधार उत्पादन को बनाया है। इन्होंने उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की है। लेकिन इनके परिभाषाओं की कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी हैं, जिसके लिए इनकी आलोचना की जाती है। हम किसी देश में एक वर्ष के अंदर असंख्य वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है उसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ही कठिन कार्य है। इसके अलावा सेवाओं की गणना करना तो बहुत ही मुश्किल कार्य है। फिर दोहरी गणना की भी संभावना सदैव बनी रहती है। अर्थव्यवस्था में बहुत सी वस्तुओं का आर्थिक मूल्यांकन नहीं भी किया जाता है। जैसे किसान द्वारा उपभोग किए गए अनाज का हम मूल्य नहीं निकालते हैं। इसे मार्शल राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। प्रोफेसर AC पिगू कहते हैं कि राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिसकी मुद्रा के रूप में माप की जा सकती है। पिगू की यह परिभाषा बहुत ही सरल, स्पष्ट और अधिक व्यवहारिक है। इन्होंने मुद्रा को राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन का आधार बनाया है। मुद्रा को मापदंड बनाकर राष्ट्रीय आय की गणना को सरल और व्यवहारिक बना दिया है। इन्होंने राष्ट्रीय आय में ये केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं जिनकी माप मुद्रा के रूप में की जा सकती है। ये राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त होने वाले शुद्ध साधन आय को भी इसमें शामिल करते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। लेकिन इनके भी परिभाषा की आलोचना की जाती है। मुद्रा से विनिमय में होने वाली और विनिमय नहीं होने वाली वस्तुओं के रूप में एक कृत्रिम विभाजन इन्होंने कर दिया है, जो ठीक नहीं है। इनके परिभाषा के अनुसार अगर हम गणना करें राष्ट्रीय आय की, तो यह राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी कमी हमको दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं ऐसी होती हैं जिनका मौद्रिक माप संभव नहीं है, वे राष्ट्रीय आय से बाहर रह जाएंगी।
इसके अलावा इनकी परिभाषा को सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं पर लागू नहीं किया जा सकता। जैसे अदल बदल वाटर इकोनॉमी में इसके अनुसार राष्ट्रीय आय को हम लोग माप नहीं सकते हैं। प्रोफेसर फिशर कहते हैं कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। यहाँ फिशर ने उपभोग के आधार पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया है, जबकि मार्शल और पिगू ने उत्पादन को राष्ट्रीय आय का आधार बनाया था। यह परिभाषा आर्थिक कल्याण के अधिक निकट है, क्योंकि उपभोग का कल्याण से प्रत्यक्ष संबंध होता है। मात्र उत्पादन करने से ही हमारे कल्याण में वृद्धि नहीं हो जाती है जब तक हम उसका उपभोग नहीं करते हैं। यह परिभाषा अधिक तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक मानी जाती है। तो प्रोफेसर फिशर के परिभाषा में उपभोग को आधार बनाया गया है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इनकी भी आलोचना की जाती है कि हम किसी भी देश के अंदर एक वर्ष में उपभोग की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना हमारे लिए बहुत ही कठिन कार्य है। यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि कोई भी टिकाऊ वस्तु कितने दिनों तक चलेगी। यह कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं कह सकता कि ये टिकाऊ वस्तु फलान तारीख तक ये समाप्त हो जाएगी, उसी दिन तक हम इसका प्रयोग करेंगे। ये सबसे बड़ी कठिनाई है इनकी परिभाषाओं को पालन करने में। अब आता है बात कि सर्वश्रेष्ठ कौन है इन तीनों में परिभाषाओं में हैं। तो सभी परिभाषाएं अपने स्थान पर सही हैं, ये परिस्थितियों के आधार पर निर्भर करती हैं। जैसे प्रोफेसर फिशर की जो परिभाषा है वह अनेक राष्ट्रों के बीच या एक राष्ट्र के अनेक राज्यों के बीच वहाँ की जनता के जीवन स्तर का अगर हमको तुलनात्मक अध्ययन करना है या युद्ध काल में लोगों की निरपेक्ष करदान क्षमता का पता लगाना है तो वहाँ यह बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। जबकि शांति काल में लोगों के आर्थिक कल्याण का पता लगाने के लिए प्रोफेसर पिगू और मार्शल की परिभाषा अधिक उपयोगी है। लेकिन मार्शल की परिभाषा पिगू की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक और व्यापक मानी जाती है। प्रोफेसर साइमन कुजनेटस कहते हैं कि राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का वह वास्तविक उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली से होकर अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है। यह परिभाषा फिशर की परिभाषा के अधिक करीब है, क्योंकि इसमें भी उपभोग के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं प्रोफेसर कोलिन कलार का परिभाषा। ये कहते हैं कि किसी विशेष अवधि में राष्ट्रीय आय को उन वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में व्यक्त किया जाता है जो उस विशेष अवधि में उपभोग के लिए उपलब्ध होती हैं। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य प्रचलित विक्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। इस परिभाषा में जहां एक ओर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को ज्ञात किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उनका अंतिम उद्देश्य उपभोग को माना जाता है। इस परिभाषा में मार्शल और फिशर दोनों के विचारों का विस्तरण है, अर्थात इसमें उत्पादन और उपभोग दोनों को शामिल किया गया है। हम भारत की राष्ट्रीय आय समिति की परिभाषा को देखते हैं। भारत में आज़ादी के बाद 1949 में इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस थे। सदस्य सलाहकार प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर साइमन कुजनेटस थे। इन्होंने राष्ट्रीय आय में एक दी हुई अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के आकलन को राष्ट्रीय आय कहा है और इसमें इन्होंने दोहरी गणना नहीं की जाती है ये कहा है। संयुक्त राष्ट्र की भी रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय आय को वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है जो विभिन्न साधनों के अंशों में वृद्धि से संबंधित है। राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, जैसे या इसको हम इसकी विशेषताएं भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का संबंध किसी देश की अर्थव्यवस्था से होता है। इसका संबंध एक निश्चित अवधि, सामान्यतः इसको हम एक वित्तीय वर्ष कहते हैं, उससे संबंधित है। इसमें एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक मूल्य को शामिल किया जाता है। इसमें देश के निवासियों, देशी हो या विदेशी, की आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। जो देश के अंदर रहने वाले हैं, निवास करते हैं, उनके आर्थिक क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है। इसका संबंध उत्पादक आर्थिक गतिविधियों से है। अनुत्पादक या गैर उत्पादक आर्थिक क्रियाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसकी गणना अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के आधार पर की जाती है। इसमें अंतरिम, अर्धनिर्मित या मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को शामिल नहीं किया जाता है। इसकी गणना प्रचलित बाजार कीमत पर की जाती है। करेंट एट टाइम जो मार्केट प्राइस है उस पर इसकी गणना की जाती है। इसको देश की मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है और यह अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों में उत्पादित विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का
योग होता है, तीनों का योग होता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी शामिल किया जाता है। यह एक प्रवाह है, राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, भंडार या स्कंद नहीं है। इसकी गणना शुद्ध मात्रा के आधार पर की जाती है, अर्थात हम इसमें से मूल्यह्रास को घटा देते हैं। अब हम इसके महत्व को देखते हैं। तो राष्ट्रीय आय हमको आर्थिक विकास या आर्थिक प्रगति को मापने में सहायक होता है। यह दो देशों या दो राज्यों या दो समाज के बीच में विकास का तुलनात्मक अध्ययन करने में भी सहायक है। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के बीच वितरण करने में हमको सहायता देता है। विभिन्न क्षेत्रकों के योगदान को समझने में सहायक होता है। आर्थिक नीतियों के निर्धारण में और प्रति व्यक्ति आय को जानने में भी यह महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया एक लाइक ज़रूर करें और अपने अनुभवों को, अपने सुझावों, सवालों को कमेंट बॉक्स में लिखें। अधिक से अधिक इसको शेयर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरा आगामी वीडियो आपको ससमय मिलता रहे। इसी के साथ आप हमको अनुमति दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।